नमस्कार, भारतम एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पर पीवाईक्यू कर रहे हैं इकोनॉमी का, और मेन फोकस हमारा जो है वो स्टेट पीसीएस की तरफ है। और जो यूपीएससी का जो कंटेंट है, जो सेगमेंट है, वो हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है भारतम आईएएस करके, तो हम उस पर लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि अभी हमारा अब दिसंबर में या उसी के आसपास हमारा यूपी पीसीएस एग्जाम होने वाला है, तो उसको मेन फोकस में रख के हमने ये पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है। ठीक है, तो चलिए, हमने पहले 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी कि इनमें से कौन सी स्थिति वित्तीय समावेशन को की अवधारणा को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी स्थितियां हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग लेंडिंग ओनली टू लार्ज कॉर्पोरेशंस, केवल बड़ी कंपनियों को ऋण देना। दूसरा कह रहा है प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज टू प्रीवियसली अंडर सर्व्ड ग्रुप्स। ठीक है, पहले से वंचित समूहों को किफायती और आसानी से उपलब्ध औपचारिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है रिस्ट्रिक्टिंग बैंकिंग सर्विसेज टू अर्बन सेंटर्स। ठीक है, बैंकिंग सेवाओं को केवल शहरी केंद्रों तक सीमित कर देना। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है रिप्लेसिंग ऑल बैंक ब्रांचेस विद स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि सभी बैंक शाखाओं को स्टॉक एक्सचेंज में बदल देना। ठीक है, तो अब वित्तीय समावेशन की डिफिनीशन अगर आपको आती है तो आपको ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। वित्तीय समावेशन की डिफिनीशन क्या कहती है? ठीक है, देखिए मैं साइड पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, आपका पूरा फोकस स्लाइड पे होना चाहिए। ठीक है, जो कंटेंट यहां पर लिखा हुआ है उस पे होना चाहिए। मैं बीच बीच में साइड हो जाऊंगा ताकि आप अपना स्क्रीनशॉट भी लेते रहे, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इनका जो है पीडीएफ मिल जाएगा स्लाइड्स का। ठीक है, तो अब वित्तीय समावेशन जो कॉन्सेप्ट है ये किनके लिए है? जो वंचित ग्रुप हैं, जो वंचित समूह है समाज के, ऐसे लोग जो वित्तीय सेवाओं से वंचित रह गए हैं, उनके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट है जो वंचित लोगों की बात कर रहा है? तो हमारा स्टेटमेंट जो बी है, बी हमारा वंचित लोगों की बात कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि पहले से वंचित समूहों को किफायती और आसानी से उपलब्ध औपचारिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, तो हमारा यहां पर आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्लियर है? अब देखिए, जो वित्तीय सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, तो वित्तीय सेवाओं में जैसे आपका जो है ना, लोग यहाँ पर जाके अपना पैसा जमा कर सके, अकाउंट खोलकर वहां पर पैसा अपना जोड़ कर रख सके। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर वो उस संस्था से अपना जो है उधार भी ले सके। ठीक है, और किसी को भुगतान अगर करना है, उन्हें पेमेंट करना है, तो पेमेंट भी आसानी से कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना वित्तीय सेवाओं के तहत आती हैं। ठीक है, तो ये मैंने वित्तीय सेवाओं की जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन, इसकी डिफिनीशन यहां दे दी है, और कौन कौन सी वित्तीय सेवाएं मिनिमम एक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर लिखी हुई है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर नहीं होता है, ठीक है, तो इससे क्या है? इससे हमारे जो गरीबी को दूर करना है, या फिर हमारा आर्थिक विकास है, ये भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, समानता लाने के लिए समाज में, तो उन सब के लिए हमारा वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो चलो मैं हट रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा बी। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति और महंगाई को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन क्या कह रहा है? एन एक्सेसिव एक्सपेंशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट कैन कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, आर्थिक स्थितियों के आधार पर, ठीक है,
पैसे और क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रेडिट का मतलब होता है साख, और साख का अर्थ यहां पर जो हम बैंकिंग सिस्टम में लेते हैं, तो साख का अर्थ यहां किसी की इज्जत या सम्मान से नहीं है, साख का अर्थ होता है लोन लेना, ठीक है, या उधारी। तो साख या क्रेडिट यहां पर उधारी को दर्शाती है बैंकिंग सिस्टम में। क्लियर है? तो आर्थिक स्थितियों के आधार पर पैसे और उधारी का बहुत ज्यादा विस्तार महंगाई का दबाव बढ़ा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू कंटेन डिमांड साइड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, मांग पक्ष से होने वाली महंगाई के दबाव को रोकने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त किया जा सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कैन एलिमिनेट ऑल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग सप्लाई शॉक्स। ठीक है, या सप्लाई शॉक्स अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि मौद्रिक नीति महंगाई की सभी वजहों को खत्म कर सकती है जिसमें सप्लाई शॉक। ठीक है, सप्लाई शॉक क्या होता है कि आपूर्ति में अचानक से बदलाव होना। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में अचानक से बदलाव होना, उसे हम कहते हैं सप्लाई शॉक। तो मौद्रिक नीति महंगाई की सभी वजहों को खत्म कर सकती है जिसमें सप्लाई शॉक यानी कि आपूर्ति में अचानक जो बदलाव होता है, अनिश्चितता आदि भी शामिल हैं। तो अब ये कह रहा है कि पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज या आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है आपके, तो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या हमारा सही है, आर्थिक स्थितियों के आधार पर पैसे और क्रेडिट का ज्यादा विस्तार, अगर इनका जो मतलब एक्सपेंशन होगा, पैसे का और लोन का ज्यादा एक्सपेंशन होगा, तो क्या मनी सर्कुलेशन ज्यादा होगा, और मनी सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी। मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होना, और जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो लोग ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे तो इससे क्या होगा, हाथ में पैसा है और डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो इससे महंगाई आएगी। ठीक है, तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है हमारा? तो हाँ, हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या हमारा सही है, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू कंटेन डिमांड साइड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कि मांग पक्ष की वजह से जो महंगाई हो रही है उसको हम जो है ना मौद्रिक नीति को सख्त करके हम उसे महंगाई को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर महंगाई ज्यादा है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट और सीआरआर एसएलआर इन सबको बढ़ा सकता है आरबीआई, और बढ़ा देगा तो इससे क्या होगा, इससे जो है मनी सप्लाई कम हो जाएगी और लोगों के हाथ में कम पैसा होगा, इससे वो डिमांड कम कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है कि जब वो डिमांड कम करेंगे तो महंगाई अपने आप नीचे आ जाएगी। तो क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर मौद्रिक नीति को सख्त कर दिया जाए तो महंगाई के दबाव को हैंडल किया जा सकता है। फिर तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या सही है कि मॉनेटरी पॉलिसी कैन एलिमिनेट ऑल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मौद्रिक नीति महंगाई के सभी कारणों को समाप्त नहीं कर सकती है। अच्छा, महंगाई का कारण सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि भाई आपका डिमांड ज्यादा हो गया। देखिए, महंगाई के दो कारण होते हैं, एक जो आपको दिखाता है कि डिमांड साइड से, और दूसरा आपका दिखाता है सप्लाई साइड से। अगर डिमांड ज्यादा है तो महंगाई होगी, लेकिन अगर सप्लाई कम है तो भी महंगाई होगी। ठीक है, अब सप्लाई साइड से सप्लाई कम होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, सप्लाई कम होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो वो कौन से रीजन हो सकते हैं? ठीक है, तो वो भी हम आंसर में देखते हैं। तो यानी कि हमारा स्टेटमेंट 3 तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 1 और 2 ओनली। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या है देख लेते हैं इसका। आंसर है इसका बी। ठीक है, आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका बी। अब कौन कौन सी सप्लाई साइड जो हमारा जो है वो पूर्ति की तरफ से कौन कौन सी कारण हैं जिनकी वजह से, या क्या घटनाएं हो सकती जिनकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है, या पूर्ति पक्ष प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सप्लाई कम होने पर भी महंगाई होती है। तो अब जैसे फसल ही खराब हो जाए, अब फसल खराब हो गई तो भाई महंगाई बढ़ जाएगी, या फिर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाए। ठीक है, कहीं भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो इससे क्या है, सप्लाई साइड हमारा इफेक्टिव हो जाए, इस पे इफेक्ट आ जाएगा। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी इन सारे कॉजेस को तो हैंडल नहीं कर सकता ना, तो हमारा स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हमारा
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि इनको जो है ना एक करेक्ट क्रम में इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। अब इसमें चार हमें दिया हुआ है कि आरबीआई स्टैब्लिश्ड, आरबीआई नेशनलाइज्ड, बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो ये जो है कि हमारा भाई आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, कब उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो हमारे बैंकों का जो हमारे बड़े कमर्शियल बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन कब किया गया था। तो इनको आपको एक करेक्ट ऑर्डर में आपको इनको सेट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारी घटनाएं कब हुई थी, ठीक है। तो हमारा आरबीआई कब स्थापित हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था? तो 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। दूसरा हमारा आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 1949 को, ठीक है। फिर बैंक नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1969 इंदिरा गांधी जी के समय, ठीक है। और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फ्रेमवर्क कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2016 में। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये खुद ही क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। अब लेकिन मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया? ताकि पीसीएस है और पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, और आपको ये सारे कुछ ईयर जो है ना आपको याद रखना जरूरी रहता है, ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? चलिए मैं आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए आंसर में भी आपको ईयर बता दिए गए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। Okay. Which one of the following statements regarding RBI as the lender of the last resort is most appropriate? Lender of the last resort, RBI की एक विशेषता होती है कि मतलब अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता, ठीक है। आरबीआई को अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आरबीआई की इस विशेषता को या इसके इस कार्य को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। पहला क्या है? आरबीआई प्रोवाइड्स अनलिमिटेड फ्री लोन्स टू एवरी बैंक व्हेन एवर रिक्वेस्टेड। कि आरबीआई जो है अनुरोध किए जाने पर किसी भी बैंक को या प्रत्येक बैंक को असीमित मात्रा में ऋण उधार दे सकता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आरबीआई कैन प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू बैंक्स फेसिंग सीरियस लिक्विडिटी स्ट्रेस सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल कंडीशंस एंड फ्रेमवर्क। आरबीआई गंभीर तरलता तनाव का सामना, तरलता तनाव का मतलब होता है कि उस बैंक के पास क्या है कि कैश की या नकदी की कमी है, इसे हम क्या कहते हैं? तरलता तनाव, ठीक है। तो आरबीआई गंभीर तरलता तनाव का सामना कर रहे बैंकों को शर्तों और मतलब कि उसका जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, उनके आधार पर तरलता की सहायता प्रदान कर सकता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है आरबीआई गारंटीज प्रॉफिट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों के मुनाफे की गारंटी देता है। और उसके बाद आरबीआई प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक के दिन प्रतिदिन के कार्यों का सीधे प्रबंधन करता है, ठीक है। तो ये चार हमारे स्टेटमेंट हैं। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट यानी अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता, तो ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आपको ये चीज पता है तो आपका जो ये डे टू डे मैनेज करता है ये पहले ही आपका गलत हो जाएगा, डी वाला। फिर उसके बाद जो है ना मुनाफे की गारंटी देता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ लेंड मतलब उधार देने की बात चल रही है, तो ये आपका सी भी गलत हो गया। फिर प्रत्येक बैंक को असीमित मुफ्त ऋण प्रदान करता है, तो मुफ्त इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका पहला भी गलत हो गया, ए भी। तो आपका सही आंसर क्या हुआ? सही आंसर हुआ आपका बी, ठीक है। कि आरबीआई जब कोई भी बैंक है या कुछ बैंक हैं, मतलब नॉर्मली एक दो ही बैंक होते हैं, तो अगर उनके पास नकदी की कमी हो जाती है, कैश की प्रॉब्लम आ जाती है या किसी अन्य कारण से अगर वो फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी क्रिटिकल होती है, तो आरबीआई उनको क्या करता है? अंतिम ऋणदाता के तौर पर ऋण देता है। भाई उनको बाहर से क्यों नहीं ऋण मिलता? डूबती हुई नैया को ऋण कौन देगा? उधारी कौन देगा?
है ना। तो डूबती हुई नैया का सहारा कोई नहीं बनता है, तो यहां पर कौन है, आरबीआई। क्लियर। तो ये हो गया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो आंसर आपको समझ में आ गया, ये इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं साइड में हूं। चलिए यही सारी चीजें हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिजिटल पेमेंट। डिजिटल भुगतान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब आपको यहां पर 3 कथन दिए गए हैं, अब आपको यहां पर चूज करना है कि इनमें से कौन सही है, ठीक है। तो पहला कथन क्या कहता है डिजिटल पेमेंट के बारे में, आरटीजीएस नेफ्ट आर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म। आरटीजीएस और नेफ्ट जो है भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, आरबीआई हैज रोल इन रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। आरबीआई पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट यानी कि विनियमित और विकसित करने में भूमिका निभाता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डिजिटल पेमेंट्स हैव मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी कंप्लीटली इररेलेवेंट। डिजिटल पेमेंट ने पैसे के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से जो है नकार दिया है या बेकार कर दिया है। तो यहां पर आपका क्या है, ये तीसरा स्टेटमेंट, तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा मतलब सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए यहां पर पहला स्टेटमेंट कि भाई ये डिजिटल पेमेंट जो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है, तो हाँ बिल्कुल है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, आरबीआई क्या पेमेंट और पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट और डेवलप करता है, तो हाँ बिल्कुल करता है, ठीक है। वो कैसे कि नेफ्ट और आरटीजीएस ये किसने बनाया, आज भी जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, आरटीजीएस करते हैं। तो नेफ्ट और आरटीजीएस बनाया आरबीआई ने, आरटीजीएस बनाया था 2004 में, नेफ्ट बनाया आपका 2005 में। उसके बाद एनपीसीआई 2008 में जो बनाया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बनाया गया था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत, वो भी किसने बनाया, आरबीआई की भी उसमें भूमिका थी, मतलब महती भूमिका थी। हालांकि उसमें इंडियन बैंक एसोसिएशन भी था, लेकिन मेजर जो पार्टनर था वो आरबीआई था, जिसने एनपीसीआई ने आगे जाके आपका यूपीआई, रुपे, भीम, ये सारे पेमेंट सिस्टम बनाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो आरबीआई पेमेंट सिस्टम को डेवलप भी करता है और उसको रेगुलेट भी करता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या सही है, डिजिटल पेमेंट ने जो मनी के या मुद्रा के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से इररेलेवेंट कर दिया है, नहीं। हम यूपीआई यूज कर रहे हैं लेकिन अभी भी हम अपनी जेब में पैसा लेके घूमते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, ठीक है। देख लेते हैं अभी जो मैंने चीजें बोली हैं कि आप नेफ्ट और आरटीजीएस का कब गठन हुआ था, एनपीसीआई का कब गठन हुआ था, किस एक्ट के तहत हुआ था, ठीक है। एनपीसीआई को आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई ने मिलकर बनाया था। तो ये सारे आप सुन के इसको नोट कर लीजिएगा, ये डिटेल यहां पर देना मैं भूल गया हूं, ठीक है। तो मैं हट रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कहता है हमारा, A central bank wants to stimulate economic activity during a period of week, assuming aggregate demand and inflationary pressure are subdued. Which combination would generally be more consistent with an expansionary monetary policy? ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि एक केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना चाहता है, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था कमजोर हो और कुल मांग तथा महंगाई का दबाव कम हो। विस्तारवादी मौद्रिक नीति के साथ आमतौर पे कौन सा संयोजन सबसे अधिक मेल खाएगा। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, मतलब इतना सारा इन्होंने जो इतना सारा ये कंटेंट इन्होंने लिख दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल ये पूछ लेते कि भाई जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है उसके लिए आरबीआई क्या एक्शन लेगा, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, ठीक है, कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति के लिए आरबीआई क्या क्या करेगा, ठीक है। तो यही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं। अब विस्तारवादी मौद्रिक नीति को लेकर आरबीआई क्या करेगा, तो भाई उसमें जो है
अर्थव्यवस्था में मनी को इंजेक्ट करेगा। तो मनी अर्थव्यवस्था में मुद्रा कैसे आएगी, तो उसका देखते हैं। इंक्रीज रेपो रेट, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंक्रीज सीआरआर। पहले स्टेटमेंट पे विचार करते हैं, क्या इससे अर्थव्यवस्था में पैसा आ रहा है? भाई रेपो रेट अगर आरबीआई या पॉलिसी रेट आरबीआई ने अगर बढ़ा दिया तो बैंकों के लिए आरबीआई से उधारी महंगी हो जाएगी। तो बैंकों के लिए आरबीआई से उधारी महंगी हो जाएगी तो बैंक क्या है, जो आगे जो उधार दे रहे हैं वो अपने उसके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देंगे। तो इससे क्या है, लोग उधारी लेना कम कर देंगे। तो इससे क्या अर्थव्यवस्था में मनी इंजेक्ट हो रहा है? नहीं, अर्थव्यवस्था में मनी इंजेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये तो गलत ही हो गया। खैर बाकी भी इसमें देख लेते हैं कि बाकी भी क्या है। सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब अगर बैंक जो है ना आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा तो वो अगर बेच रहा है तो एक हाथ से देगा और दूसरे हाथ से पैसा अर्थव्यवस्था से लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां भी अर्थव्यवस्था से पैसा बाहर निकल रहा है। अब सीआरआर रिजर्व को बढ़ा दे, तो आरबीआई अगर रिजर्व को बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा, उससे जो है बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, उनके लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि उनको ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा। तो यहां भी अर्थव्यवस्था में पैसा इंजेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या होगा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, गलत हो गया। अब रिड्यूस रेपो रेट, रेपो रेट कम कर दे पॉलिसी रेट को, तो अगर रेपो रेट कम कर देगा तो बैंकों को आरबीआई से सस्ती दरों पे पैसा मिलेगा, तो बैंक जो है ना आगे सस्ती दरों पे लोगों को पैसा देंगे। तो हाँ, मनी इसमें जो है ना इंजेक्ट हो रहा है। परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा यानी कि वो खरीदेगा, तो इससे क्या है, अर्थव्यवस्था से निकलकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास जाएंगे और आरबीआई से पैसा निकलकर अर्थव्यवस्था में जाएगा। फिर उसके बाद सीआरआर रिजर्व को अगर कम कर दे, कैश रिजर्व रेशियो को, तो अगर रिजर्व को भी कम करेगा तो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और इससे क्या है, इससे भी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई और मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है पूरा, ठीक है। फिर भी बाकी दो देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो इंक्रीज रेपो रेट, ये हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे जो ये तो गलत है, इसमें जो है ना रेपो रेट को कम करना होगा अगर विस्तारवादी मौद्रिक नीति लेनी है। परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर खरीदेगा तो यहां पर तो ये सही है लेकिन ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। उसके बाद इंक्रीज सीआरआर, तो हम चर्चा कर चुके हैं, सीआरआर बढ़ाना नहीं है वरना फिर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी हो जाएगी, अगर सीआरआर अगर बढ़ रहा है तो हमारा जो संकुचनकारी मौद्रिक नीति हो जाएगी। तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिड्यूस, तो हम चर्चा कर चुके हैं कि सिक्योरिटी और सीआरआर, रिजर्व और रेपो रेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो इसमें क्या है कि किससे क्या प्रभाव पड़ेगा। कुल मिला के हमारा ऑप्शन जो निकल कर आता है वो ऑप्शन हमारा बी निकल के आता है कि अगर विस्तारवादी मौद्रिक नीति आरबीआई को इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए आप उसको क्या है, रिजर्व को कम करना पड़ेगा, सीआरआर एसएलआर को, पॉलिसी रेट या रेपो रेट को भी कम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी, ठीक है। देख लेते हैं, ये है इसका आंसर, क्या हो गया, बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चर्चा हो चुकी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 27वां क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का फंक्शन या कार्य नहीं है। रेगुलेशन ऑफ करेंसी, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, एलोकेशन ऑफ ब्रांचेस, गार्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड ऑफ द कंट्री, ठीक है। मुद्रा का विनियमन, विदेशी व्यापार का विनियमन, बैंक शाखाओं का आवंटन और देश के विदेशी मुद्रा कोष की सुरक्षा एवं प्रबंधन, यानी कि जिसको हम कहते हैं फॉरेक्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरेक्स, जो कोष होता है। तो आरबीआई के पहले काम कौन कौन से हैं, तो हाँ, मनी को वो रेगुलेट करता है, ठीक है, करेंसी को। उसके बाद क्या विदेशी व्यापार का, तो विदेशी व्यापार को कंट्रोल करना या उसमें हस्तक्षेप करना आरबीआई का काम नहीं है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। ये किसका कंपोनेंट है, राजकोषीय नीति का कंपोनेंट है, ठीक है। शाखाओं का बैंक जो ब्रांचेस होती हैं उनके आवंटन के लिए उनको अप्लाई कहां करते हैं, वो आरबीआई के पास करते हैं। और हमारा फॉरेक्स को भी हैंडल कौन करता है, आरबीआई करता है। तो यहां पर आरबीआई का कौन सा एक काम नहीं है, तो विदेशी व्यापार का विनियमन करना आरबीआई का काम
नहीं है। ठीक है, इसका विनियमन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, आंसर क्या है इसका देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ ये रहा आंसर, इसका बी है। ठीक है, रेगुलेशन, मैं साइड हट के पढ़ रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड इज रेगुलेटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑपरेटिंग थ्रू द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अगला सवाल क्या कह रहा है? When central bank increases the cash reserve ratio, it leads to, तो अगर कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर को केंद्रीय बैंक बढ़ाता है तो क्या घटना होती है? ठीक है, तो इसमें कुछ घटनाएं लिखी हैं, तो इनमें से कुछ घटनाएं हो सकती हैं। ठीक, तो इसको चर्चा कर लेते हैं। फॉल इन मनी सर्कुलेशन। ठीक है, मनी सर्कुलेशन को हिंदी में कहेंगे मुद्रा का सर्कुलेशन। ठीक है, देख लीजिएगा हिंदी में क्या कहेंगे। ठीक है, तो मनी सर्कुलेशन में कमी आएगी, मुद्रा के सर्कुलेशन में। सामानों की मांग, सामान गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। ठीक है, कमी रह गई। ठीक है, तो लो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की कम मांग। ठीक है, उसका तीसरा क्या कह रहा है? राइज इन परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, लोगों के खरीदने की क्षमता में वृद्धि। और चौथा कह रहा है बैंक के लोन देने की क्षमता में वृद्धि। तो यहां पूछा जा रहा है कि अगर सीआरआर बढ़ जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि आरबीआई के पास, सीआरआर कहां रखते हैं? आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास सीआरआर बढ़ गया, यानी कि पैसा आरबीआई के पास चला गया है। अब इससे क्या है, ये हमारी अर्थव्यवस्था से पैसा आरबीआई के पास गया है, तो यहां पर क्या मनी सर्कुलेशन में कमी आएगी? तो बिल्कुल आएगी, है कि नहीं? अर्थव्यवस्था से पैसा कम, रिजर्व में ज्यादा रखना पड़ रहा है बैंकों को, यानी कि अर्थव्यवस्था में पैसा कम है उधारी देने के लिए। ठीक है, तो मनी सर्कुलेशन में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी पैसा कम होने से? कि भाई बैंकों के पास अगर नगदी कम होगी, रिजर्व में ज्यादा रखना पड़ेगा, तो उन्हें इंटरेस्ट रेट वो ज्यादा चार्ज करेंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा चार्ज करेंगे तो लोग लोन कम लेंगे, और लोन जितना ज्यादा बैंक बांटते हैं उतनी ही ज्यादा तेजी से मनी सर्कुलेट होती है। तो पहला क्या सर्कुलेशन में कमी आएगी? तो बिल्कुल आएगी। तो पहला तो सही हो गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है? वस्तुओं और सेवाओं के की मांग में कमी हो जाएगी। तो हाँ बिल्कुल कमी होगी। जब मनी सप्लाई हमारा कम हो जाएगा, मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा, बैंकों के लोन महंगे हो जाएंगे, तो लोग लोन लेना कम करेंगे और वस्तुओं सेवाओं की मांग में भी कमी आ जाएगी। तो दूसरा भी सही है। राइज इन परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, लोगों की खरीदने की क्षमता में वृद्धि होगी, तो ये तो गलत है। खरीदने की क्षमता में वृद्धि कहां से होगी? जब लोन महंगे हो चुके होंगे। राइज इन बैंक्स लेंडिंग कैपेसिटी, बैंकों के उधार देने की क्षमता में वृद्धि होगी, तो भाई वो भी गलत है, क्योंकि उनको रिजर्व ज्यादा रखना पड़ रहा है। तो हमारा सही कौन सा हो गया? 1 और 2। तो यहां पर हमारा जो है ना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी, 1 और 2। क्लियर है? आंसर देख लेते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या है? बी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है? हु मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया? ये यूपीपीसीएस 2012 में सवाल आया था। ठीक है, सारे सवाल पीवाईक्यू हैं, कहीं पर ईयर पड़ा है, कहीं पे नहीं पड़ा है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि हम यहां पूछ रहा है कि जो फॉरेक्स है उसको कौन मेंटेन करता है? आंसर आप सभी जानते हैं, आरबीआई है, तो इसमें कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए, आरबीआई। ठीक है, और बाकी जो इसमें है, बाकी जानकारी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस एक्ट के तहत और क्या चीजें हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 वो क्या कह रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमी,
विच यूज ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्लीस्ट इवेंट टू टेक प्लेस। ठीक है, मतलब कि ये पूछ रहा है, ये हमारा आईएएस में भी आया है क्वेश्चन 2009 में, और यूपी पीसीएस में भी 2016 में ये पूछा गया है कि ये कुछ घटनाएं दी गई हैं और उसमें से पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये कौन सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो भारत आजाद भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नीचे दी गई घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो पहले इनका आपको ईयर पता होना चाहिए। तो इसका क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज का हुआ था 1956 में, एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1955 में, इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये आपका हुआ था 1949 में, और इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये आपका था 1951 में। तो सबसे पहली घटना कौन है इनमें से? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये जो है ये आपकी सबसे पहली घटना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये देखिए, ये सारे इसके ईयर दिए हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। ठीक है, तो आज हमने कितने 10 क्वेश्चन और कर लिए पीवाईक्यू, और इससे क्या है, हमारा जो हम टॉपिक वाइज अपना इकोनॉमी कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए, यूपी पीसीएस को टारगेट रखते हुए और अदर स्टेट एग्जाम्स को, तो उसका हमारा जो है ना 30 क्वेश्चंस आज हो गए। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? आरबीआई। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आरबीआई और बैंकिंग से ही रिलेटेड रहेंगे। और हमारी एक और पीवाईक्यू सीरीज आज से शुरू हो चुकी है। ठीक है, ज्योग्राफी की, जिसको रामेंद्र मिश्रा सर ले रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है। पीडीएफ के लिए पीपीटीज का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।